Good morning students. Our today's class 11th commerce subject accountancy chapter 3rd accounting principle. इस चैप्टर में हम लेखांकन के लिए बनाए गए सिद्धांतों के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें दिया हुआ है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। लेखांकन के सैद्धांतिक आधार में हम उन सभी प्रिंसिपल्स को, कॉन्सेप्ट्स को, कन्वेंशन को, रूल्स और गाइडलाइंस को शामिल करते हैं जो कि एक लॉन्ग टाइम के बाद बनाए गए हैं। किस लिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को लाने के लिए। ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड जो है डिसाइड किए गए हैं, वो स्टैंडर्ड भी हम किस में शामिल करते हैं? लेखांकन के सैद्धांतिक आधार में शामिल करते हैं। आगे मेरे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग के लिए जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं, लेखांकन सिद्धांत, उनका अर्थ क्या है? लेखांकन सिद्धांत जो है वो इसलिए बनाए गए हैं कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज होती है, जैसे कि प्रोप्राइटर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट और अदर पार्टीज हैं, उन्हें जो है जो भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट दें वो क्या होनी चाहिए? उनके लिए लाभदायक होने चाहिए और उन्हें अच्छे से समझ में आने चाहिए। अच्छे से समझ में आने के लिए और उसे लाभदायक बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी स्टेटमेंट हम तैयार कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स। उन सभी के लिए, सभी स्टेटमेंट तैयार करने के लिए एक प्रमापित भाषा और जो है नियम होने चाहिए। ये जो नियम है जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए बनाए गए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि गैप हम इन्हें कहते हैं। These principles have been generally accepted by accountants all over the world. ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे संसार में जो है लेखापालों द्वारा फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि ये हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश देते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, एक्सपीरियंसेस के बाद, व्यक्तिगत कथनों के बाद जो है इन्हें बनाया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि लेखांकन सिद्धांतों की कुछ विशेषताएं होती हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है इसमें क्या है? नियमों को हम शामिल करते हैं और ये जो नियम है ये हमें क्या प्रदान करते हैं? गाइडलाइन प्रदान करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है मानवकृत है, यानी कि इन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ये क्या है? व्यक्ति के अनुभव के थ्रू एक लॉन्ग टाइम के बाद बनाए गए, यानी कि ये मानवकृत हैं। मानवकृत क्यों है? क्योंकि इन्हें हम किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो अदर नेचुरल साइंस हैं उनको हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को हम लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, ये मानवकृत हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है रिजिड नहीं होते, यानी कि ये कठोर नहीं है। इनमें हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। अगर बिजनेस प्रैक्टिसेस में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कोई चेंज होता है तो हम जो है इनमें आसान चेंज जो है कर सकते हैं, यानी कि रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है जनरली जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये क्यों एक्सेप्ट किए जाते हैं? इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। अगर कोई प्रिंसिपल्स है वो इन तीनों क्राइटेरिया पे खरा उतरता है तो ही हम उसे जो है एक्सेप्ट करेंगे। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए इसमें? रिलीवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। ये तीनों क्राइटेरिया अगर वो फॉलो करेगा तो वो प्रिंसिपल जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। रिलीवेंस यानी कि जो भी ए प्रिंसिपल इज रिलीवेंट इफ इट इज रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन डेट इज यूजफुल टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। रिलीवेंस कब होएगा, अनुरूप कब होएगा? जब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो जो है उस इंफॉर्मेशन को प्रयोग करने वाले के लिए लाभदायक हो। ऑब्जेक्टिविटी कब होगी? ऑब्जेक्टिविटी तब होगी जब वो किसी पर्सनल बाय व्यक्तिगत जो है पक्षपात उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड इसका मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, निरपेक्षता का। ऑब्जेक्टिविटी आल्सो इम्प्लाइज वेरीफाइबिलिटी विच मीन्स डैट देयर इज सम वे ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड। निरपेक्षता का मीनिंग हम यहाँ ये भी लगा सकते हैं कि जब अगर हम किसी इंफॉर्मेशन की सत्यता की जांच करें तो उसके लिए जो है एक आवश्यक जो है प्रमाण होना चाहिए, उसके लिए सबूत होना चाहिए हमारे पास। फिजिबिलिटी, ए प्रिंसिपल इज फिजिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। ये कब प्रिंसिपल जो है व्यवहारिक कब होगा? जब वो आसानी से लागू किया जा सके और उस पर कोई अनावश्यक जो है व्यय नहीं होना चाहिए।
नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड क्यों है? हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की आवश्यकता होती है। ये हमें कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस, यानी कि लेखांकन अवधारणाएं और मान्यताएं। सेकंड होता है हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशन, यानी कि लेखांकन परिपाटियाँ। आज हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस। ये कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं जिन्हें जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट जो है इस्टेब्लिश किया है। उसके अकॉर्डिंग मेन जो कॉन्सेप्ट है वो 3 मानी गई है और ये अदर कॉन्सेप्ट मानी गई है। तो सबसे पहले हम जो 3 कॉन्सेप्ट हैं उनको स्टडी करेंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि व्यवसाय की चालू स्थिति की धारणा, इस अवधारणा में हम क्या मानते हैं कि बिजनेस जो है हमारा लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहेगा। जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी बुक्स में वो इस अवधारणा के अकॉर्डिंग होगी कि हमारा बिजनेस जो है वो एक निरंतर चलता रहेगा, कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज है हमारा। इट इज़ ऑन दिस कॉन्सेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दीज एसेट्स विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। इसी अवधारणा को पालन करते हुए हम जब अपनी फिक्स्ड एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू को। और जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो हम कहाँ करते हैं? अपनी फिक्स्ड एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, न कि उसकी मार्केट वैल्यू पर। मान लीजिए हमने कोई मशीन परचेज़ की है, हमने अनुमान लगाया कि वो मशीन जो है आगे आने वाले 10 सालों तक चलती रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लाइफ टाइम को हमने मान लिया 10 ईयर्स। हर साल जो है हम 1 लाख की लागत हमारी मानकर चलेंगे, क्योंकि मान लीजिए मैंने 10 लाख में खरीदी, 10 ईयर्स चलेगी तो हर साल की लागत कितनी होगी हमारी? 1 लाख। इसके अंतर्गत, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम क्या मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लंबे टाइम के लिए चलता रहेगा। इसके लिए हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, न कि उनकी मार्केट वैल्यू पे। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि एक रूपता की अवधारणा। एक रूपता की अवधारणा हमें क्या कहती है? दिस concept states that accounting principles and methods should remain consistent from one year to another। ये अवधारणा में यह कहती है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, लेखांकन सूचनाओं को तैयार करने के लिए जो भी सिद्धांत हमने फॉलो किए हैं वो क्या होने चाहिए? हर साल सेम होने चाहिए, हर साल जो है कंसिस्टेंट होने चाहिए। हमें इन्हें हर साल चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक रूपता को अपनाते हैं, हर साल एक मेथड को यूज़ करते हैं, तो क्या होगा कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लास्ट ईयर से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अदर एंटरप्राइजेज के साथ हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने लास्ट ईयर जो मेथड चुना वो डेप्रीशिएशन के लिए हमारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एनी अदर मेथड होते हैं। तो क्या है, हमने लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड को चुना, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें क्या कहती है कि हमें हर साल इसी मेथड से जो है डेप्रीशिएशन लगाना चाहिए, हमें हर साल इसे चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि हमें जो है रिजिड होना है, हमें चेंज ही नहीं करने हैं। अगर हमारी जो बिजनेस की सिचुएशन है वो चेंज करने के लिए हमें अलो करती हैं तो हम ही अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। थर्ड है एक्यूरल कॉन्सेप्ट, यानी कि उपार्जन अवधारणा। एक्यूरल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। उपार्जन धारणा जो है अकाउंट, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम फॉलो करते हैं। हमारी उपार्जन धारणा हमें क्या कहती है कि हमने इस साल के जितने भी हमारे आय और व्यय हैं उन्हें हमें एक्यूरल बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। मान लीजिए हमने सेल की किसी प्रोडक्ट की 10,000 रुपये की हमने सेल की, वो 10,000 रुपये हमने सेल तो इस साल की, लेकिन जो कस्टमर है उसने हमें कहा कि मैं नेक्स्ट ईयर आपको ये पे कर दूंगा, तो वो क्या है, हमारी
इस साल की जो है इनकम मानी जाएगी, न कि नेक्स्ट ईयर की, अकॉर्डिंग टू एक्यूरल कॉन्सेप्ट। इस साल हमने जो ट्रांजैक्शन की है उसे हमने इसी साल रिकॉर्ड करना है, उसे चाहे उसकी जो वैल्यू है उसके बदले हमें नगद जो वैल्यू है वो प्राप्त ना हुई हो। अगर हमारी वो ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसे हमें इसी साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना चाहिए। ठीक है, एक्यूरल बेसिस अवधारणा में यही कहती है कि जो भी व्ययों का लेखांकन है उसी लेखांकन अवधि में किया जाना चाहिए जिस अवधि में वो व्यय हमारी आगम प्राप्ति में सहायक हुए हैं, चाहे उनके लिए जो नकदी का भुगतान है वो हमें इस अवधि में ना हुआ हो। जो ट्रांजैक्शन हमने कर ली उसके लिए चाहे हमें नगद पैसे ना मिले हो, वो हमें नेक्स्ट ईयर प्राप्त होने हो, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को हमें एक्यूरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसी साल रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी तीनों कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के लिए हमें क्या बताती है कि हमें जो मेथड्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए वो हर साल सेम रखने चाहिए, बार बार उनमें चेंज नहीं करना चाहिए। एक्यूरल कंसेप्ट क्या बताती है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उनको इसी साल हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, चाहे उनके लिए हमें जो है नकदी प्राप्त ना हुई हो। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको लर्न करनी है। थैंक्स।